नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल गोविल, आपका होस्ट एंड दोस्त, आपका अपने YouTube चैनल कैप्स एंड कार टेक पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कार्स के डायमेंशंस की, कार्स के एंगल्स की। जब हम कार परचेज करने जाते हैं ना, तो बहुत से कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई कार का व्हील बेस कैसा है, कार की हाइट कितनी है, कार का रैंप ब्रेक एंगल कैसा है, कार का अप्रोच एंगल कैसा है, कार की विड्थ कैसी है। तो उसको डिफरेंट तरीकों से मेजर किया जाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डायमेंशन ऑफ द कार्स। सो हम मोटे मोटे फीचर्स की बात करेंगे, मोटे मोटे डायमेंशंस की बात करेंगे कि एक कार को किस तरीके से मेजर किया जाता है, विच इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द कार्स। जहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए पहले से ही बोर्ड पर तीन अलग अलग डिजाइन में कार्स का डिजाइन बनाया हुआ है। आई अंडरस्टैंड, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, बट ये कार के डिजाइन है। अब हम इसमें बारी बारी एंगल्स की बात करेंगे कि कौन कौन से एंगल्स किस तरीके से मेजर किए जाते हैं, क्या उनका नाम होता है और उनसे क्या क्या बेनिफिट हम कस्टमर को दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्स के डायमेंशंस में सबसे पहला डायमेंशन जो आता है, जो आपने सुना होगा, व्हील बेस ऑफ द कार। कार का व्हील बेस किसे कहते हैं? तो मेनली लोगों के डिफरेंट आंसर्स होते हैं, बट मेनली अगर हम बात करते हैं तो कार का जो फ्रंट व्हील होता है ना, दिस इज कॉल्ड फ्रंट व्हील का जो सेंटर पॉइंट है एंड रियर व्हील का जो सेंटर पॉइंट है। तो फ्रंट व्हील के सेंटर पॉइंट से रियर व्हील के सेंटर पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, इसे कहा जाता है कार का व्हील बेस, जिसे नापा जाता है मिलीमीटर में, राइट। व्हील बेस का बेनिफिट क्या होता है? व्हील बेस का बेनिफिट होता है कि गाड़ी का व्हील बेस जितना ज्यादा बड़ा होगा, गाड़ी में उतना ज्यादा पैर फैलाने की जगह या लेग स्पेस जिसे बोलते हैं, वो ज्यादा मिल सकता है। तो व्हील बेस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि कार के अंदर पैर फैलाने की जगह, जो फ्रंट लेग होता है, मतलब फ्रंट सीट और रियर सीट के बीच में जो लेग स्पेस होता है, वो इंक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से पीछे बैठने वाले लोगों को और आगे बैठने वाले लोगों को पैर फैलाने में कंफर्ट मिलता है। व्हील बेस के साथ साथ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, विच इज कॉल्ड कि डायमेंशंस में व्हाट इज द हाइट ऑफ द कार। तो हाइट की अगर हम बात करते हैं, तो कार का जो भी ऊपर का सबसे ज्यादा ऊंचा एंगल होता है, सपोज किसी कार में अगर एंटीना लगा हुआ है, शार्क फिन एंटीना है, या रूफ रेल्स लगी हुई हैं, या फिर कुछ और कंपनी ने फिक्स करके रखा है जो कि हटाया नहीं जा सकता, झुकाया नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, जो कार का ही हिस्सा है। जैसे एंटीना होता है ना, एंटीना बहुत से कारों में एंटीना छोटा सा एंटीना होता है जिसे खोल के रख लेते हैं, बट शार्क फिन एंटीना हटाया नहीं जा सकता। तो जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, विच इज कॉल्ड हाईएस्ट पीक का जो पार्ट है, वहां से गाड़ी की जो हाइट नापी जाती है, वो भी तब जब कार में रिकमेंडेड टायर प्रेशर हो। मीन्स कार पूरी तरीके से टायर पूरी तरीके से इन्फ्लेटेड हो और उसमें रिकमेंडेड टायर प्रेशर हो। उसके साथ जब हम कार के सबसे टॉप पीक पॉइंट को मेजर करते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हाइट ऑफ द कार, जिसे हम मिलीमीटर में मेजर करते हैं, विच इज हाइट, HEIGHT, हाइट। और इससे पहले हमने बात की थी, दिस इज कॉल्ड व्हील बेस, WHEEL, व्हील, BASE, बेस, राइट। ओके, हाइट से बेनिफिट क्या मिलता है कि गाड़ी की जितनी ज्यादा अच्छी हाइट होगी, रूफ स्पेस ज्यादा अच्छा मिलेगा या हेड स्पेस ज्यादा अच्छा मिलेगा। अगर कोई लंबा पर्सन बैठ रहा है गाड़ी के अंदर जिसकी हाइट अच्छी है, तो उसका सिर जो है वो छत से टच नहीं करेगा और उसे हेड स्पेस अच्छा मिलेगा, कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन मिल सकता है उसे। नेक्स्ट आता है, दिस इज कॉल्ड ओवरऑल लेंथ ऑफ द कार। तो ओवरऑल लेंथ की अगर हम बात करते हैं, तो कार का जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है ना, जहां पर बम्पर लगा होता है, तो बम्पर का जो सबसे फ्रंट का जो लास्ट एंड होता है और कार के का जो बम्पर का रियर एंड होता है, दिस इज कॉल्ड रियर एंड, राइट। वहां से टोटल जो लेंथ हम नापते हैं, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द कार, जिसे कि हम मेजर करते हैं मिलीमीटर में, राइट, विच इज कॉल्ड लेंथ, LENGTH। तो आप देख सकते हैं कि कार की व्हील बेस किसे कहते हैं? व्हील बेस, दिस इज अ डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट व्हील टू द रियर व्हील सेंटर पॉइंट। मतलब कार के फ्रंट व्हील के सेंटर पॉइंट से रियर व्हील के सेंटर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इज अ व्हील बेस, जिसकी वजह से लेग स्पेस अच्छा मिल सकता है। लेग स्पेस
कम या ज्यादा हो जाता है व्हील बेस के कम या ज्यादा होने से। हाइट ऑफ द कार की अगर हम बात करते हैं तो कार का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है जहाँ जो कि फिक्स हिस्सा है, जो कि टॉप एंड है, एंड कार का जो टायर जमीन से टच कर रहा है और पूरी तरीके से इन्फ्लेटेड है, रिकमेंडेड प्रेशर के साथ है, वहां तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं ओवरऑल हाइट ऑफ द कार। जिसकी वजह से बेनिफिट क्या मिलता है कि लॉन्ग मतलब कोई लंबा पर्सन अगर कार में बैठा है तो हेड स्पेस ज्यादा अच्छा मिल जाता है। एंड ओवरऑल लेंथ ऑफ द कार विच इज कॉल्ड फ्रंट बम्पर एंड से रियर बम्पर एंड के बीच की डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड ओवरऑल लेंथ ऑफ द कार। ये तो नॉर्मल डायमेंशंस है जो कि जनरली कस्टमर्स नहीं पूछता है, या अगर पूछता है तो हम उसको बता सकते हैं कि हमारी कार कितनी लंबी है, कितनी ऊंची है, व्हील बेस कितना अच्छा है, राइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो अगला टॉपिक जो आ रहा है जिसके लिए मैंने दूसरी कार डिजाइन कर रखी है, जहां पर दिस इज फ्रंट है कार का और दिस इज द रियर पोर्शन है कार का। तो आप देख सकते हैं कि कार के दोनों चारों व्हील्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम पीछे से देखते हैं कार को ना, तो पीछे से अगर देखते हैं तो कार के पीछे के दो व्हील्स ही दिखाई देते हैं। तो इन दोनों व्हील्स के सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस आपने देखा, वो टायर होता है, टायर में एक सेंटर में एक लाइन होती है जो कि टायर का सेंटर पॉइंट होता है। तो रियर से अगर हम देखें तो कार के सेंटर पॉइंट से, टायर के सेंटर पॉइंट से दूसरी तरफ के टायर के सेंटर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मींस कि लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड टायर के सेंटर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कहा जाता है विच इज कॉल्ड ट्रैक, TRACK, ट्रैक, जिसको भी मिलीमीटर में ही मेजर किया जाता है। ट्रैक का बेनिफिट क्या होता है कि गाड़ी का ट्रैक जितना बड़ा होगा, गाड़ी का ट्रैक अगर बड़ा होगा तो बेनिफिट क्या होगा कि अंदर शोल्डर स्पेस यानी फैल के बैठने की जगह ज्यादा मिलेगी, लोग आराम से बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। और अगर ट्रैक कम होगा तो अंदर शोल्डर स्पेस कम हो जाएगा और अंदर क्रम्प होके बैठना पड़ेगा, स्क्वीज होके बैठना पड़ेगा, फंस के बैठना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड शोल्डर स्पेस बढ़ जाता है और शोल्डर स्पेस कम हो जाता है। कब? जब गाड़ी का ट्रैक ज्यादा है तो शोल्डर स्पेस ज्यादा, एंड ट्रैक कम है तो शोल्डर स्पेस कम। साथ ही साथ एक और बेनिफिट होता है कि अगर ट्रैक ज्यादा है तो गाड़ी की ओवरऑल विड्थ भी ज्यादा होती है। तो टोटल चौड़ाई अगर गाड़ी की ज्यादा होगी तो हाई स्पीड पर गाड़ी की स्टेबिलिटी भी ज्यादा अच्छी रहती है। हाँ, एक ड्रॉबैक होता है कि अगर चौड़ी ज्यादा हो जाएगी गाड़ी तो गाड़ी को टर्न करते समय गाड़ी का टर्निंग रेडियस यानी गाड़ी को मोड़ने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। लेकिन हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है एंड इसके साथ ही साथ अंदर शोल्डर स्पेस ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आसानी से लोग कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। अब एक ही कार में ट्रैक दो तरह के होता है। जैसे पीछे हम देख रहे हैं तो ये दिस इज कॉल्ड ट्रैक, जो कि कहलाएगा रियर ट्रैक यानी पीछे का ट्रैक, REAR, रियर। एंड फ्रंट में जो व्हील्स होते हैं इसमें भी ट्रैक को नापते तो उसी तरीके से हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड के व्हील के सेंटर पॉइंट के बीच की दूरी। बट फ्रंट में क्या होता है, फ्रंट में दिस इज कॉल्ड फ्रंट ट्रैक। सो ट्रैक TRACK ट्रैक, बट क्या है, ये फ्रंट का ट्रैक है। एक ही कार में फ्रंट और रियर ट्रैक अलग अलग हो सकते हैं। आपने बहुत सी गाड़ियां देखी होंगी, जैसे अगर हम बात करते हैं, एक गाड़ी आती थी मारुति रिट्ज, जिसमें आपने देखा था कि गाड़ी आगे से थोड़ी स्लीक थी और पीछे से चौड़ी होती जाती थी। मींस कि उसका आगे का ट्रैक जो है वो छोटा था और पीछे का ट्रैक बड़ा। सेम एज अगर हम बात करते हैं होंडा की ब्रियो आती है, आपने देखा होगा, वो भी इसी बेस पर आधारित है। आगे का ट्रैक छोटा है और पीछे का ट्रैक बड़ा है। सेम एज अगर हम बात करते हैं तो जैसे रेनो की डस्टर आती है या निसान की टेरेनो आती है, इसमें भी फ्रंट का ट्रैक छोटा है और रियर का ट्रैक बड़ा है। ऐसी बहुत सी गाड़ियां इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि फ्रंट का ट्रैक छोटा और रियर ट्रैक बड़ा होता है। बेनिफिट क्या है फ्रंट ट्रैक के छोटा होने से कि गाड़ी का जो एरोडायनेमिक्स होते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं। आगे से गाड़ी स्लीक हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी को ड्राइव करते समय गाड़ी आसानी से एयर को कट करके आगे बढ़ सकती है, जिसकी वजह से गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होती है, गाड़ी का स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है, गाड़ी का पिकअप ज्यादा अच्छा होता है, राइट, जिसकी वजह से गाड़ी ज्यादा स्मूथ ड्राइव हो सकती है बिकॉज एयर वाइब्रेशंस कम होंगे उसके ऊपर। तो गाड़ी का ओवरऑल NVH लेवल मींस नॉइस, वाइब्रेशन और हार्शनेस भी रिड्यूस होता है। तो डिफरेंट ट्रैक्स हैं, फ्रंट ट्रैक अलग हो सकता है, रियर ट्रैक अलग हो सकता है, बट मोस्टली गाड़ियों में फ्रंट ट्रैक और रियर ट्रैक बराबर ही होते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक और फिगर मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और कार है। यहाँ पर हम कुछ और डायमेंशंस की बात करेंगे।
सो इस डायमेंशंस की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सी जगहों पर गाड़ी जब आगे बढ़ाई जाती है तो गाड़ी का अगला बम्पर कहीं फंस जाता है जब वो गाड़ी इंक्लाइन पर होती है, मीन्स ऊंचाई की तरफ बढ़ रही है और गाड़ी घर में ले जाई जा रही है, आगे कोई स्लोप बना हुआ है, कोई ऐसा गाड़ी को चढ़ाने के लिए कोई एलिवेटर बना हुआ है, तो उस टाइप में गाड़ी का अगला बम्पर फंस जाता है। तो अगला बम्पर क्यों फंसता है? क्योंकि जो गाड़ी का आगे का जो बम्पर का लेंथ है और जो एलिवेशन बना हुआ है घर के अंदर या घर में जाने के लिए, उसके अंदर का एंगल का जो वेरिएशन है, जिसकी वजह से गाड़ी आगे से या पीछे से कभी कभी फंस जाती है। तो आगे से अगर गाड़ी का एंगल ज्यादा अच्छा है तो गाड़ी जो है वो इस तरह के सिचुएशंस में डिस्ट्रैक्ट नहीं होती या उसका बम्पर नहीं फंसता है। तो उसको अगर हम मेजर करते हैं तो दिस इज गाड़ी का जो व्हील का सेंटर पॉइंट है और गाड़ी का टायर का जो सेंटर पॉइंट जमीन पे टच हो रहा है, यहां से जो बम्पर का जो फ्रंट एंड है वहां तक का जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड एंगल, राइट। तो यहां पे एक कोण बनेगा, दिस इज कॉल्ड अप्रोच एंगल, दिस इज कॉल्ड APPROACH, अप्रोच, ANGLE, दिस इज कॉल्ड अप्रोच एंगल। मीन्स गाड़ी जब आगे की तरफ जा रही है तो फ्रंट वाले बम्पर और टायर के बीच का जो एंगल है वो कहलाता है अप्रोच एंगल। अप्रोच एंगल अगर ज्यादा है तो गाड़ी बहुत ज्यादा इंक्लाइन वाले एरिया पर जब आगे आप चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो अगला बम्पर फंस सकता है, राइट। एंड अप्रोच एंगल अगर छोटा है तो गाड़ी आसानी से किसी भी हर्डल को पार कर सकती है, गाड़ी का फ्रंट बम्पर कहीं हिट नहीं होगा। सेम एज गाड़ी का जो बैक पोर्शन है या रियर पोर्शन है उसके एंगल को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, जो कि सेंटर पॉइंट टायर के व्हील के सेंटर पॉइंट जो जमीन पर टच कर रहा है, यहां से अगर हम इस एंगल को रियर बम्पर के एंड के साथ टच मेजर करते हैं तो दिस इज कॉल्ड डिपार्चर एंगल। मीन्स कभी कभी होता है ना, गाड़ी को आगे से तुमने चढ़ा दिया लेकिन पीछे जो है, पीछे वाला जो हिस्सा है गाड़ी का टेल जो है वो ज्यादा लंबा है। टेल ज्यादा लंबा होने की वजह से गाड़ी को जब हम स्लोप पर लेके आते हैं तो गाड़ी का पिछला बम्पर कहीं पर हिट कर जाता है या रगड़ता है या फंस जाता है। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि गाड़ी का रियर एंगल जो है वो ज्यादा है, विच इज कॉल्ड डिपार्चर एंगल। सो DEPARTURE, डिपार्चर एंगल, राइट, ANGLE एंगल। सो दो तरह के एंगल है गाड़ी में, फ्रंट वाले बम्पर के साथ व्हील का जो एंगल है विच इज कॉल्ड अप्रोच एंगल, रियर बम्पर के साथ व्हील का जो एंगल है दिस इज कॉल्ड डिपार्चर एंगल। तो अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल का बेनिफिट क्या है कि जितने ही ज्यादा ये छोटे होंगे गाड़ी को उतना आसानी से हम किसी भी तरह के ऑड इवन रोड्स पर या स्लोप पर या इंक्लाइन पर या एलिवेशन पर ड्राइव कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। गाड़ी कहीं से भी टच नहीं होती। बट कभी कभी क्या होता है कि जैसे लंबी गाड़ियां होती हैं तो उनका व्हील बेस भी बड़ा होता है। व्हील बेस अगर बड़ा होता है तो गाड़ियां जब स्पीड ब्रेकर से पार की जाती हैं तो कभी कभी बीच से टच हो जाती हैं, राइट। वो इस वजह से बिकॉज गाड़ी का जो सेंटर एंगल है वो बहुत कम होने की वजह से गाड़ियां नीचे से हिट हो जाती हैं। तो ये जो सेंटर पॉइंट है, इस एंगल को अगर हम मेजर करते हैं तो टायर का जो सेंटर पॉइंट है एंड गाड़ी के व्हील बेस का जो सेंटर पॉइंट है, यहां से अगर हम इस एंगल को मेजर करते हैं, दिस इज ये एंगल एंड सेम एज दिस इज ये एंगल विच इज कॉल्ड रैम्प ब्रेक एंगल। इस एंगल को क्या नाम दिया जाता है? दिस इज कॉल्ड रैम्प, RAMP, रैम्प, ब्रेक, BREAKE, ब्रेक, एंगल, ANGLE, रैम्प। सो जब भी हम किसी नॉर्मली इसको रैम्प ब्रेक एंगल इससे बोलते हैं। ये स्पीड ब्रेकर तो नहीं, लेकिन बहुत सी जगहों पर रैम्प्स लगाए जाते हैं गाड़ी को ऊपर ले जाने के लिए, गाड़ी को स्लोप पे लाने के लिए, उतारने के लिए। तो रैंप पर गाड़ी को जब चढ़ाया जाता है ना, तो आधी गाड़ी ऊपर चढ़ गई और आधी गाड़ी अभी नीचे ही है, तो सेंटर से गाड़ी हिट कर जाती है। और सेंटर से गाड़ी हिट कर जाती है तो कभी कभी गाड़ी ऐसे ही टंग सी जाती है ना, आगे नहीं बढ़ती, पीछे भी नहीं आती। तो इस वजह से बिकॉज गाड़ी का जो सेंटर पॉइंट का जो एंगल है विच इज कॉल्ड रैंप ब्रेक एंगल, वहां पर गाड़ी जब हिट करती है तो गाड़ी फिर किसी भी कंडीशन में ना आगे बढ़ पाती है ना पीछे बढ़ पाती है। तो इस एंगल को, जो सेंटर पॉइंट का एंगल है, व्हील बेस के जो सेंटर पॉइंट है, जो गाड़ी की बॉडी का जो सेंटर पॉइंट है, गाड़ी का जो लोअर एंड का सेंटर पॉइंट है, वहां से अगले और पिछले व्हील्स के सेंटर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रैंप ब्रेक एंगल। सो दीज आर द एंगल्स जिसकी वजह से क्या बेनिफिट होते हैं, इसके क्या ड्रॉबैक है,
कस्टमर क्या जानना चाहता है और हम कस्टमर को किस तरीके से गाइड कर सकते हैं। जैसे हमारी गाड़ी का अगर व्हील बेस ज्यादा अच्छा है कंपटीशन की गाड़ी से तो डेफिनेटली लेग स्पेस ज्यादा अच्छा मिलेगा। गाड़ी की अगर हाइट ज्यादा है तो बेनिफिट क्या है कि डेफिनेटली शोल्डर हेड स्पेस ज्यादा अच्छा मिलेगा। गाड़ी का अगर ओवरऑल लेंथ ज्यादा है तो गाड़ी ज्यादा प्रीमियम ज्यादा लग्जरी फील होती है। एंड इसके साथ ही साथ ट्रैक अगर ज्यादा बड़ा है तो शोल्डर स्पेस ज्यादा अच्छा मिलेगा। गाड़ी के अंदर जो है वो विड्थ ज्यादा मिलेगी जिसकी वजह से हाई स्पीड में स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी मिलेगी। अप्रोच एंगल एंड डिपार्चर एंगल अगर ये छोटे हैं कंपटीशन से तो गाड़ी को अनइवन रोड पे ऑड इवन रोड्स पे या उबड़ खाबड़ जगहों पे या ऑफ रोडिंग कंडीशंस में आसानी से ड्राइव किया जा सकता है। गाड़ी का अगला या पिछला बम्पर कहीं टच नहीं होगा। और अगर रैंप ब्रेक एंगल अपने पास कंपटीशन से ज्यादा बड़ा है तो उस कंडीशन में गाड़ी को हम किसी भी तरह के रोड्स पर ड्राइव कर सकते हैं। रैंप पर या इंक्लाइन पर या स्लोप पर या किसी तरह के एलिवेशन पर हम गाड़ी को ड्राइव करेंगे, गाड़ी कहीं बीच से या नीचे से हिट नहीं करती। तो दीज आर द एंगल्स। इसके अलावा एक और एंगल आता है जिसे हम बोलते हैं टर्निंग रेडियस, राइट। टर्निंग रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो एक गाड़ी को जब हम घुमाते हैं, राइट, तो सर्कल लेते हैं तो गाड़ी एक सर्कल बनाती है। सपोज एक गाड़ी है यहाँ पे जिसे हम टर्न कर रहे हैं और इस गाड़ी को हम टर्न करते हैं तो क्या होता है कि गाड़ी जो है वो टर्न करने में कुछ स्पेस क्रिएट करती है। हर चीज को घुमाने के लिए किसी स्पेस की जरूरत होती है। तो यहाँ पर भी अगर हम गाड़ी को टर्न कर रहे हैं तो गाड़ी एक सर्कल बनाएगी। सर्कल बनाने के लिए क्या जरूरी है कि गाड़ी के स्टीयरिंग को हमने पूरा किसी भी तरफ लेफ्ट या राइट साइड टर्न कर दिया लास्ट एंड तक। उसके बाद हमने गाड़ी को घुमाया तो गाड़ी एक पूरा सर्कल बनाने में जो जगह लेती है कहां से, आउटर व्हील से। तो गाड़ी अगर घूमेगी तो क्या होगा, इसके आउटर व्हील से गाड़ी जो है वो टर्न करेगी और ये कहलाएगा गाड़ी का टर्निंग सर्किल डायामीटर। डायामीटर मींस व्यास, व्यास को बोलते हैं डायामीटर। तो जब भी हम गाड़ी को टर्न करेंगे पूरा स्टीयरिंग किसी भी तरफ घुमा के, हमने इसमें स्टीयरिंग जो है वो राइट साइड पूरा टर्न किया तो गाड़ी जब एक सर्कल बनाएगी, वॉल टू वॉल की हम बात करते हैं यानी आउटर व्हील्स की बात करते हैं। सो आउटर व्हील जब पूरा टर्न करेगा वो कहलाएगा गाड़ी का टर्निंग सर्किल डायमीटर। लेकिन हम इसे टर्निंग सर्किल रेडियस के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि रेडियस इज अ हाफ ऑफ डायमीटर। किसी भी सर्किल का आधा हिस्सा जो होता है ना वो कहलाता है गाड़ी का, मतलब सर्किल का रेडियस। रेडियस मींस त्रिज्या। तो रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो इसलिए करते हैं बिकॉज जब भी हम गाड़ी को टर्न करते हैं ना तो यू टर्न लेते हैं। अगर कहीं आगे निकल गए हैं तो डिवाइडर से यू टर्न लिया, किसी रोड पे आगे चले गए हैं तो यू टर्न लिया, किसी सर्किल पर अगर हमको वापस रोड पे घूम के आना है तो सर्किल से हमने यू टर्न लिया। हम कभी भी गाड़ी में पूरा सर्किल नहीं बनाते। तो मैक्सिमम केसेस में हमें यू टर्न लेने की जरूरत पड़ती है और यू टर्न मींस हाफ सर्किल या आधा चक्कर। तो आधा चक्कर या हाफ सर्किल, दिस इज कॉल्ड रेडियस। तो एक गाड़ी अपने परिधि पर घूमने के लिए जो हाफ सर्किल बनाती है उसे बोलते हैं गाड़ी का टर्निंग सर्किल रेडियस। दिस इज कॉल्ड, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, दिस इज ये एंगल, दिस इज टर्निंग, TURNING। सॉरी इस पे इस कलर से दिखाई नहीं दे रहा, शायद मैं दूसरा कलर यूज करूं। सो इसको टर्निंग, TURNING, टर्निंग, सर्किल, CIRCLE, रेडियस, RADIUS। तो गाड़ी इस एंगल से मूव करी, यहाँ से मूव करी, लास्ट यहाँ पहुंची। दिस इज कॉल्ड टर्निंग सर्किल रेडियस ऑफ द कार। टर्निंग सर्किल रेडियस भी गाड़ी का एक डायमेंशन है। किसी भी गाड़ी में अगर हम बात करते हैं, अगर कोई गाड़ी छोटी जगह में आसानी से घुमाई जा सकती है तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि गाड़ी को ड्राइव करना ज़्यादा आसान होगा। छोटा टर्निंग सर्किल रेडियस है तो हम कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। बस उस गाड़ी को अगर आप ड्राइव करेंगे तो वहाँ पर यू टर्न लेने में ज़्यादा जगह चाहिए होगी, जबकि हमारी गाड़ी आप यूज़ करेंगे तो टर्निंग सर्किल रेडियस छोटा होने की वजह से आप छोटी जगह में गाड़ी को आसानी से घुमा सकते हैं। टर्निंग सर्किल रेडियस के छोटा होने से बेनिफिट क्या है कि आप नैरो रोड कंडीशंस में गाड़ी को आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, भीड़ भरी सड़कों में गाड़ी को आसानी से ड्राइव कर सकते हैं।
कंजेस्टेड पार्किंग्स मिल जाती है ना, तो पार्किंग्स में गाड़ी को जो है वो इजीली आप मूव करा सकते हैं, आसानी से पार्क कर सकते हैं, पार्किंग स्पेस से आसानी से बाहर ला सकते हैं। गली कूचों जैसी जगह जो है वहाँ पे गाड़ी को आसानी से ड्राइव किया जा सकता है। ये सब किसकी वजह से? क्योंकि गाड़ी का टर्निंग रेडियस छोटा है। तो गाड़ी के टर्निंग सर्कल रेडियस से बेनिफिट आपको ये मिलता है। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द कार्स जो आप अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं और उसके बेनिफिट बता सकते हैं, कंपटीशन को डोमिनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने कस्टमर के ऊपर ज़्यादा अपना अच्छा फेथ डेवलप कर सकते हैं एंड कस्टमर को भी अवेयर कर सकते हैं कि क्यों वो आपकी कार को परचेज करें। सो आज का टॉपिक यहीं पर है और डायमेंशन ऑफ द कार्स के बाद हम जल्दी ही अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। इस बीच अगर आपको अच्छा लगा हो ये टॉपिक तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड जो है वो अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। और अगर और भी आपको व्यूज़ चाहिए तो अपने कमेंट्स के थ्रू, अपने व्यूज़ के थ्रू आप हमें क्वेश्चन भी कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट भी भेज सकते हैं। सो इसी के साथ आपका दोस्त कपिल गोविल आपके अपने YouTube चैनल से विदा चाहता है। नमस्कार।